एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर ग्रामश्री। ग्रामश्री जो है एक कविता है जो कि लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। तो इस कविता की हम लोग इसका मीनिंग समझने वाले हैं। तो पैराग्राफ के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे, इसका मीनिंग समझते हुए चलेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्या मीनिंग है। तो ये जो कविता है ये लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। और ग्रामश्री जो है ये काफ़ी बड़ी है, मतलब इसमें से कुछ पार्ट है इसका। तो इन जो लाइन्स है ना, ये जो पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से कवि जो है वो गांव के मतलब गांव जो होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा नेचर हमें देखने के लिए मिल जाता है कि किस तरीके से जो प्राकृतिक सुंदरता होती है। एक्चुअली जब हम शहरों में होते हैं तो बिल्डिंग्स दिखती है, हमें खेत नहीं दिखते, हमें पेड़ नहीं दिखते हैं ज़्यादा। तो गाँव की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है, मतलब बहुत ही मनोरम प्राकृतिक सुंदरता जो है ना उसके बारे में बताया गया है कि गांव में चारों तरफ खेत हैं और जो खेतों में चारों ओर मखमल रूपी हरियाली फैली हुई है। तो मखमल एक कपड़ा होता है, काफ़ी सॉफ्ट सा होता है। तो ये देखिए इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। मतलब गांव में जो खेत होते हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, वो हरियाली मतलब फैला रखी होती है मखमल जैसी, मतलब एकदम सॉफ्ट सी कपड़े जैसी जो खूबसूरत सी हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो रवि क्या होता है? रवि होता है सूरज। तो सूरज की किरणें जब इन पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये चांद की तरह ये फसलें चमक गई हों। तो यही है कि जब उन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं उन फसलों पर, तब सारा खेत और आसपास का वातावरण जो है वो चांद की तरह चमक जाता है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल का झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो इसमें यही है कि ऐसा लगता है कि चांदी की तरह कोई जाली बिछी हुई है। तो यहाँ पे यही है कि देखिए ऐसा लगता है जैसे कि चांदी की तरह कोई बोलते ना जाली, ऐसा करके जो होता है चांदी की जाली हर तरफ बिछी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हरी हरी फसल हैं और उनका एक जो मतलब जैसे कि हरी हरी फसल है, उनकी जो तना है वो नाजुक है, उन पर सूरज की किरणों का प्रभाव पड़ रहा है। तो उनके अंदर जो है दौड़ता हिलता हुआ हरे रंग का जो है ब्लड हमें बहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए जब उसकी सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो चमक रहे हैं। तो वो जो हरा हरा उनका जो तना है ना, उनके तन पर ऐसा लग रहा है कि हरे रंग का ग्रीन कलर का ब्लड उसमें फ्लो हो रहा है। श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और फिर ऐसा लगता है कि जो मतलब रेड कलर का जो हमारे अंदर रक्त होता है उनके अंदर ग्रीन कलर का खून दौड़ रहा है। और जब हमारी जो दृष्टि है वो दूर तक आसमान पर पड़ती है तो हमें ऐसा आभास होता है मानो नीला आकाश चारों ओर से झुका हुआ है और हमारे खेतों की हरियाली का रक्षक बना हुआ है। तो जो खेतों की हरियाली है उसको देखते देखते जब हमारी जो आंखें हैं वो आसमान पे पड़ती हैं, आसमान पे जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जो आसमान है ना इसने पूरा क्या कर रखा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारी फसलों को। अब ये वाला है जो आगे का है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की कंकड़ियां हैं शुभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है कि जो वही खेतों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। खेतों में उगी हुई फसलों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं में बलियां आ गई हैं। बालियां मतलब जो रोमांचिक सी लगती वसुधा मतलब हमारी ज़मीन रोमांचित, मतलब काफ़ी खुश हमारी धरती लग रही है। आई जौ में बोली, तो बाली मतलब छोटे छोटे से दाने, जौ एक फसल होती है उसमें छोटे छोटे से दाने आ गए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। गेहूं में भी आ गए हैं, तब से धरती और भी रोमांचित लगने लगी है। जब से गेहूं में जौ में बालियां आ गई हैं, थोड़ा सा वो बढ़ने लगे हैं, तब से ये जो धरती है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने जैसी प्रतीत हो रही हैं। अरहर और सनई जो हैं ये भी फसलें हैं, सारी की सारी अरहर की दाल होती है, येलो वाली दाल। ये सोने जैसी फसलें लग रही हैं और धरती को शोभा मतलब इतनी प्यारी लग रही हैं ये फसलें की धरती की जैसे शोभा बढ़ा रही हैं। हवा के
सहारे हिल हिलकर मनोहर ध्वनि ये उत्पन्न कर रही हैं, मतलब हवा में जो है हिल रही हैं और बड़ी प्यारी सी आवाज़ निकाल रही हैं। सरसों की फसलें खेतों में लहला रही हैं, तो सरसों की फसल जो है वो भी खेतों में पीली पीले रंग की लहला रही हैं। और पूरा वातावरण जो है वो क्या हो रहा है, सुगंधित हो रहा है, मतलब पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में खुशबू फैल गई है। वहीं हरियाली युक्त धरा से नीलम की कलियां और तीसी के नीले फूल भी झांकते हुए धरती को शोभा और सौंदर्य से भर रहे हैं। तो हरियाली युक्त धरा से मतलब हरी हरी जो धरती है उससे ऊपर नीलम की कली मतलब नीले नीले जो फूल हैं वो भी निकल रहे हैं और वो धरती की शोभा जो है और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जो ये वाला है आगे का पैरा, इस वाले पैरा में देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है जो खेतों के माध्यम से विभिन्न रंगों से सुसज्जित फूलों और तितलियों की सुंदरता का मन भावन चित्रण करते हुए कहते हैं कि मतलब रंग बिरंगे फूलों के बारे में, तितलियों के बारे में बताते हैं कि फूलों के बीच में मटर की फसलों का सुंदर दृश्य देखकर आसपास की सखियां रूपी पौधे या फसलें मुस्कुरा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जो आसपास का दृश्य है इसमें फूल हैं, तितलियां हैं, ये इतना खूबसूरत है। वहाँ पे मटर की फसलें हैं और मटर की फसलों का सुंदर दृश्य देखकर आसपास के जो पौधे हैं ना वो काफ़ी खुश हो रहे हैं। मतलब मटर इतनी सुंदर लग रही हैं कि उन्हें देखकर कि आसपास के पौधे जो हैं वो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वहीं पर कहीं जो है मखमली पेटियों के समान खिमियों का अस्तित्व का नज़ारा भी है। तो मखमली पेटियों सी लटकी खिमियाँ छिपाए बीज खड़ी, तो वो भी हैं, मतलब खिमियाँ भी वहाँ पर हैं और तरह तरह के रंगों से सुसज्जित मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर सी तितलियाँ भी वहाँ पे हैं, तरह तरह के फूल भी वहाँ पर हैं और अलग अलग फूलों पर तितलियाँ जो है वो उड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे खुद फूल ही उड़कर इधर उधर घूम रहे हैं। तो मतलब तितलियाँ इतनी रंग बिरंगी हैं और इतनी प्यारी लग रही हैं कि ऐसा लग रहा है जो कि मतलब जैसे कि फूल ही उड़ रहे हों। तो इसमें यही है कि फूलों के बारे में अब हमें बताया गया है कि फूल जो है वो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर से हैं, कितने रंग बिरंगे हैं और जो तितलियां हैं वो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं कि मतलब जैसे मतलब फूल तितलियां जो उड़ रही हैं वो इस तरीके से लग रही हैं जैसे कि क्या हो, फूल उड़ रहे हों। और ये जो खिमियाँ हैं ये एक मतलब सुंदर सी चीज़ होती है बस। आप तो अब आगे है ये, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। तो मतलब आम की जो डालियां हैं अब काफ़ी ज़्यादा मंजरियां जैसे कि उस पर आ गई हैं, वो तो ना आम की छोटी छोटी से दाने जो होते हैं वो आ गए हैं। तो आगे बताते हैं कि सुनहरी और चांदनी रंग की मंजरियों से आम के पेड़ की जो डालियां हैं वो लद गई हैं। तो आम के पेड़ पे जब फल आने वाला होता है ना उससे पहले वाइट कलर का फूल आता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बारे में ही राइटर हमें बता रहे हैं। पतझड़ के कारण पीपल और दूसरे पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। पतझड़ आ गया है तो पीपल के पत्ते, दूसरे पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं और कोयल मतवाली हो चुकी है। इसका मतलब है वो अपनी मधुर ध्वनि में सबका रसपान करा रही है। मतलब कोयल मतवाली हो गई है और बहुत ही मीठे मीठे गाने वो गा रही है। कटहल की महक महसूस होने लगी है। कटहल जो हम सब्जी होती है वो खाते हैं उसकी महक आ रही है और जामुन भी पेड़ों से जो है वो लद गए हैं। और आगे बताते हैं, वनों में झरबोरी का अस्तित्व आ गया है। पेड़ है मतलब अलग अलग पेड़ों के नाम हैं अलग अलग एरिया के। हरी भरे खेतों में अनेक बहुत सारी फल सब्जियां उगाई हैं जैसे कि आड़ू, नींबू, दामड़, मूली, गोभी, बैंगन। तो अलग अलग जो है पेड़ों पे अलग अलग फूल आ गए हैं, अलग अलग सब्जियां फल उगने लगे हैं। अब अभी आगे कहते हैं कि जो अमरूद के पके हुए और मीठे अमरूद जो हैं वो पके हुए हैं और मीठे हैं वो अब पीले हो गए हैं, उन पर लाल चित्तियाँ या निशान पड़ गए हैं। तो जो अमरूद जब बहुत ज़्यादा पक जाता है तो रेड रेड कलर के उस पर डॉट्स नहीं पड़ जाते, वो पड़ गए हैं। जो बेर है वो भी पक गया है और मीठे और काफ़ी मतलब बेर पक गया है और मीठा हो गया है और गोल्डन गोल्डन से कलर का हो गया है। और आंवले जो हैं वो भी छोटे छोटे से फट झाड़ चुके हैं। खेतों में पालक जो है वो लहला रहे हैं और धनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशबू दे रहा है। लौकी, सेम की फल, सेम होता है ना जो बीन टाइप की दिखती है, वो भी आसपास फैल गए हैं और मखमल रूपी टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं। छोटे छोटे नाजुक पौधों में हरी हरी मिर्च का भंडार लग गया है। तो टमाटर पक गए हैं, छोटी छोटी मिर्चें भी अब आ गई हैं। तो देखिए बेसिकली सारे के सारे पेड़ पौधों के बारे में, सारी सब्जियों के बारे में और सारे फलों के बारे में राइटर ने बोल दिया है। अब यहाँ पे आता है
जो ये वाली लाइन्स हैं, इन लाइन्स में कवि आगे कहते हैं कि गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण बताते हैं। अब गंगा के तट के बारे में बता रहे हैं कि गंगा के किनारे जो विभिन्न रंगों के मतलब रेत का भंडार है, अलग अलग कलर की रेत होती है ना गंगा के तट पर, उस रेत के टेढ़े मेढ़े दृश्य को लेकर ऐसा वो कहते हैं कि मानो कोई बालू रूपी सांप पड़ा हुआ हो। बालू मतलब जैसे जैसे करके रेत इकट्ठा हो जाती है उसको कहते हैं जैसे सांप पड़ा हुआ है। गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी है वो बहुत सुंदर लग रही है, मतलब गंगा के तट के पास जो घास बिछ गई है वो बहुत प्यारी लग रही है। साथ में तरबूजों की खेती से तट का दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है, मतलब नदी के किनारे तरबूज की खेती भी की गई है तो तट बहुत ही सुंदर लग रहा है। बगुले तट पर शिकार करते हुए अपने पंजों से कलगी को ऐसे संवारते हैं जैसे मानो कि कंघी कर रहे हों। तो जो बगुलों के सर पर कलगी होती है ना, जैसे करके ऊपर ऊपर उठा हुआ होता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ से संवार रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोम्ब कर रहे हैं। गंगा के जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं और जो मैगरौटी पक्षी है वह आराम से सोए हुए विश्राम कर रहे हैं। तो कुछ पक्षी हैं जो आराम से सो भी रहे हैं, कुछ हैं जो पक्षी गंगा के तट पर इधर उधर घूम रहे हैं। तो गंगा के बारे में बताते हैं। और अब ये जो लास्ट है इस वाले में कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब सर्दी के दिन में हिम अर्थात मतलब ठंड का आगमन धरती पर होता है, जब सर्दियाँ आ जाती हैं और ठंड लगने लगती है तो लोग आलसी बनकर सुख से सोए रहते हैं। तो जब ठंडी आ जाती हैं तो लोग सोते रहते हैं। सर्दी की रातों में ओस पड़ने की वजह से सब कुछ भीगा भीगा सा और ठंडक सा महसूस होता है। सर्दियों में जो ओस पड़ने लगती है इससे सब कुछ भीगा भीगा सा ओस से भरा हुआ लगता है। तारों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे सपने की दुनिया में खोए हैं। तारों को लगता है देख के कि वे सपने में खो गए हैं। इस आकर्षक और मनोहर वातावरण में पूरा गांव मरकत अर्थात पन्ना नामक रत्न के जैसा प्रतीत हो रहा है। तो पूरा का पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे कि पन्ना रत्न हो, जो मानो नीले आकाश से आच्छादित है। मतलब नीला आकाश है और दूसरी तरफ पन्ना है, बड़ा प्यारा सा दृश्य सब देखने में लगता है। इसके बाद कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के अंतिम क्षणों में गाँव के मासूम वातावरण में अनुपम शांति का अनुभव हो रहा है। पूरा गांव शोभायुक्त हो गया है, जिसे देखकर और एहसास करके गांव के सारे लोग प्रफुल्लित हैं, उनका मन बहुत हिला हिला सा है। तो मतलब यही है कि अलग अलग मौसम में, सर्दियों के मौसम में, फिर सर्दियों के बाद के मौसम में किस तरीके से सब कुछ काफ़ी खूबसूरत सा रहता है। और वसंत स्टार्टिंग में इन्होंने वसंत ऋतु के बारे में बताया, फिर उन्होंने गंगा के तट के बारे में बताया, फिर इन्होंने गांव को मरकत टिब्बे से खुला कहा है क्योंकि मरकत एक प्रकार का रत्न होता है जिसको मतलब पन्ना कहते हैं। और अरहर और सनई के खेत जो है वो अरहर सफ़ेद होती है, सनई के खेत जो हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और बालू के सांप जो हैं, इसमें राइटर कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि गंगा तट के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि गंगा में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की रेत है, वहाँ पर बालू हैं। और हसमुख हरियाली हिम आतप जो है, इसका मतलब ये है कि हरियाली फैली हुई है। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो लोग थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं और थोड़ा आलस में रहते हैं। अब इसमें हाँ बस इसमें यही था, है ना। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।